वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 33rd लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक, इस लेक्चर में हमें कवर करना है पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट और कांटेक्ट रेशियो के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था इनवॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, उसको आप देखिएगा। इस लेक्चर में हम देखते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट और कांटेक्ट रेशियो क्या होता है। तो देखिए, सिंपल भाषा में पाथ ऑफ कांटेक्ट का मतलब यह होता है कि जब दो गियर आपस में कांटेक्ट में आए, जब दो गियर आपस में कांटेक्ट में आए, मतलब दो गियर बोलने का मतलब है कि दो गियर के तीत ही तो कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो मैं इमेजिन करता हूं कि लेट से एक गियर ये है मेरे पास, एक गियर का तीत ये, एक गियर का तीत। तो इन दोनों मेरे ये इस फिंगर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपस में इस तरीके से कांटेक्ट में आए और इस तरीके से मोशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो जब ये इसके साथ मोशन में आया, कांटेक्ट में आया इस तरीके से, ठीक है, तो लेट्स से इस वाले पॉइंट पे कांटेक्ट में आ रहा है, ये जो फिंगर में दिखा रहा हूं यहां कांटेक्ट में आया और कांटेक्ट में आते आते फिर ये कांटेक्ट यहां पे छूट गया और फिर दूसरा पेयर आपस में, ये जो अदर पेयर है इधर के, ये आपस में मोशन कर रहे हैं। तो ये वाली फिंगर इसके साथ यहां पर कांटेक्ट में आई और लोगों में अपना मोशन हो रहा है और इस पॉइंट पर आते आते इस वाले पॉइंट पे देखिए यहां पर कांटेक्ट छूट गया। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे कांटेक्ट छूट गया। तो जहां से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ किसी पेयर ऑफ टीथ में और जहां पर कांटेक्ट छूट गया, उस दौरान जितना कांटेक्ट बना रहा, जितनी देर कांटेक्ट बना रहा, तो वो जो कांटेक्ट बना रहा उसी को हम बोलते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट मतलब जब तक कांटेक्ट बना रहा उस दौरान गियर ने या गियर के तीथ ने कितना पाथ ट्रेवल किया, क्योंकि इस पर ये पाथ ही तो ट्रेवल कर रहा है। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ मोशन और ऐसे मूव कर रहा है इस पर, तो ये जितना पाथ ट्रेवल कर रहा है दैट पाथ इज व्हाट, वही पाथ हमारा क्या है, पाथ ऑफ कांटेक्ट। क्या इतनी बात मोटी मोटी समझ में आई आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने दो गियर बना रखा है। ये फिगर देख के सबसे पहले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, थोड़ा डरावना टाइप का फिगर है। समझते हैं इसको, क्या चीज है ये, इस पॉइंट को हम समझते हैं। बहुत ही धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को बकायदा समझते जाइएगा। मैं क्या चीज समझा रहा हूं सिर्फ उतने पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या है, जो ये मैंने सबसे पहले दो गियर बना रखे हैं, दो गियर के तीथ की प्रोफाइल बना रखी है। तो ये गियर नंबर 1 का सेंटर O1 हो गया और ये गियर नंबर 2 का सेंटर O2 हो गया। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज देखिए, ये है हमारा ड्राइवर और ये है हमारा ड्रिवन। ये है हमारा ड्राइवर मतलब जो चलाने वाला है, मतलब ये चलाएगा और कौन चलेगा, इसकी हेल्प से, इसकी मदद से हमारा ड्रिवन ऊपर वाला जो गियर 2 है जिसका सेंटर O2 है वो चलेगा। ठीक ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। अब देखिए यहां पे दोनों गियर के टूथ कांटेक्ट में होंगे, मतलब कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। देखिए इधर फिगर देखिए, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, यहां पर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है दोनों गियर के टूथ में। तो ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब ये जो है ये हमारा इस डायरेक्शन में लेट्स से ऐसे ω1 स्पीड से, ω1 एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये किधर घूमेगा, ये इस तरफ ω2 स्पीड से घूमेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए इसके बाद, अच्छा ये जो मैंने टीथ प्रोफाइल बनानी चालू की है, कहां से बनानी चालू की है, टीथ प्रोफाइल हमेशा कहां से बनती है, प्रोफाइल बेस सर्किल से। मतलब ये वाला सर्किल क्या हो जाएगा, ये वाला सर्किल हो जाएगा बेस सर्किल। ये बेस सर्किल है, इसी पे मैं आपको 2-3 सर्किल और दिखा देता हूं ताकि ये फिगर आपको थोड़ा क्लियर हो। ये बेस सर्किल है पहले गियर के लिए। तो अगर मैं पहले गियर का अडेंडम सर्किल बनाऊं तो पहले गियर का क्या अडेंडम सर्किल कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा, हाँ या ना? पहले गियर का अडेंडम सर्किल ये ब्लू वाली लाइन से पास कर रहा होगा, क्लियर, बिल्कुल। पहले वाले गियर का अगर मैं पिच सर्किल बनाऊं तो क्या ये यहां से पास कर रहा होगा, थोड़ा पिच सर्किल इस तरीके से। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? ये पहले गियर का अडेंडम सर्किल हो गया।
और ये हो गया पहले गियर का पिच सर्किल। और रेड वाली लाइन क्या हो गई? रेड वाली लाइन हो गई पहले गियर का बेस सर्किल। क्या इतना पॉइंट सबको क्लियर है अभी तक? तो ये देखिए यहां पर जो ये मैंने 3 सर्किल बना रखे हैं ना, अब ध्यान से देखिए, ये पहला सर्किल बनाया, ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट सारा फोकस बस यहां लगा दीजिए। ये मैंने पहला सर्किल बनाया रेड कलर से, ठीक। अब दूसरा सर्किल बनाने जा रहा हूं ग्रीन कलर से। अब तीसरा सर्किल बनाने जा रहा हूं ब्लू कलर से। और ये किसके लिए ड्रॉ हो रहे हैं? सिर्फ अभी पहले गियर के लिए। क्लियर है? ये आपको 3 सर्किल दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मैंने 3 सर्किल बनाए यहां पर, ये पहले गियर का जो रेड कलर है, रेड कलर किसको शो कर रहा है? बेस सर्किल को। तो ये पहले गियर का बेस सर्किल हो गया। ग्रीन कलर क्या हो गया? ग्रीन कलर यहां पे पहले गियर का पिच सर्किल दिखा रहा है, मतलब ये वाली जो सर्किल जा रहा है, ये वाला सर्किल है पिच सर्किल। और जो सबसे ऊपर तीसरा सर्किल जा रहा है, ये क्या है? ये है अडेंडम सर्किल। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या हो गया? ये हो गया अडेंडम सर्किल। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? बताइए, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये देखिए, ये जो आरपी लिखा हुआ है ना, ये आरपी क्या हो गया? अगर ये पिच सर्किल है तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कौन सी रेडियस हो जाएगी? पिच सर्किल रेडियस होगी, तो इसको आरपी से शो किया है। देखिए, जो रेड वाली लाइन तक की रेडियल डिस्टेंस होगी वो बेस सर्किल है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बेस सर्किल रेडियस। तो देखिए उसको क्या शो किया है इसने? आरपीबी1। आरपीबी का मतलब है बेस सर्किल रेडियस, ठीक है। और सबसे बड़ी वाली क्या हो जाएगी? अडेंडम सर्किल, यहां तक की। देखिए लिखा है ना ये, देखिए ब्लू कलर को इसने किससे लिखा हुआ है? ब्लू कलर को किससे लिखा हुआ है? अडेंडम सर्किल। इसको किससे? ग्रीन कलर को किससे लिखा हुआ है? पिच सर्किल से। और रेड सर्किल को किससे लिखा हुआ है? आधार बेस सर्किल। वही बताया मैंने, 3 सर्किल। क्या ऐसे ही दूसरे वाले गियर के भी 3 सर्किल नहीं होंगे? क्या ऐसे ही दूसरे वाले गियर के भी 3 सर्किल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यार, हर एक सर्किल के 3 सर्किल। इसके भी बेस सर्किल होंगे, अडेंडम सर्किल होंगे, पिच सर्किल होंगे। तो देखिए दूसरे वाले गियर का भी मैं तीनों सेम कलर, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से बनाता हूं। तो ये मैं दूसरे वाले गियर का बेस सर्किल यहां पे बनाता हूं रेड कलर से। पॉइंट बाय पॉइंट समझते जाइए मजे से। ये मैंने बनाया दूसरे वाले गियर का बेस सर्किल। अब दूसरे वाले गियर का मैं पिच सर्किल बना रहा हूं ग्रीन कलर से। मैंने दूसरे वाले गियर का पिच सर्किल बना दिया। अब दूसरे वाले गियर का मैं बनाने जा रहा हूं अडेंडम सर्किल ब्लू कलर से। क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? और यहां पे तीथ होगा, मतलब दोनों के तीथ आपस में इस तरीके से कांटेक्ट में है। मैंने वो तीथ यहां नहीं बनाया वरना फिगर बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा, ठीक है। इमेजिन करिए कि यहां पे तीथ है, इस तरीके से 2 तीथ है और वहां पे दोनों का अडेंडम, पिच सर्किल, बेस सर्किल सब पास कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब ये वाला तीथ, मतलब जो हमारा गियर 1 है जिसका सेंटर O1 है, गियर 1, और एक गियर ऊपर है यहां पर जिसका सेंटर O2 है, ठीक है। अब जब पहला वाला गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देखिए क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे, पहले वाले गियर का तीत ऐसे है, दूसरे वाले गियर का तीत ऐसे है, तो पहला वाला गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और दूसरा वाला गियर ऐसे है, इस तरीके से। मतलब कैसे बनाऊं? इस तरीके से देखिएगा,
ये है दूसरा गियर ऊपर और ये है पहला गियर। तो पहला गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इस तरीके से। तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा देखिए, तो ये दूसरे गियर के तीत पे कैसे फोर्स लगाएगा, इस तरीके से फोर्स लगाएगा ना ऊपर की तरफ। मतलब जो लाइन ऑफ एक्शन आएगी ऐसे जाएगी, ऐसे फोर्स लगा रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन इस तरीके से जाएगी। तो यहां पर लाइन ऑफ एक्शन कैसे पास करेगी, यहां पर लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से पास करेगी। क्या ये बात समझ में आई, दिखाई दे रहा है? क्या ये बात समझ में आई सबको? तो देखिए यहां पर जो लाइन ऑफ एक्शन बनाई है इसने, ये ब्लैक लाइन, इस वाली लाइन को देखिएगा, ये ब्लैक वाली लाइन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन मैंने बनाया था ना गियर का, एक गियर का तीत दूसरे गियर के तीत पर जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगाएगा, यही हो गई मेरी लाइन ऑफ एक्शन वाली लाइन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूं। इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूं। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने बनाई है, इसको मैंने बोला लाइन ऑफ एक्शन, या इसको कॉमन नॉर्मल भी बोलते हैं। मतलब लाइन ऑफ एक्शन वो वाली लाइन है जिसके अलोंग एक गियर का तीत दूसरे गियर के तीत पर फोर्स लगाएगा एट एन एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगली बात, अगर यहीं पे मैं दूसरे सर्कल का, जो दूसरा गियर है उसका पिच सर्कल बनाऊं, तो पिच सर्कल दूसरे गियर का कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा। या दूसरे गियर का पिच सर्कल कुछ इसी तरीके से पास कर रहा होगा, दूसरे गियर का ऊपर है तो इस तरीके से पास कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने आपको बेस जो प्रेशर एंगल बताया था, कैसे बताया था कि जो कॉमन नॉर्मल है, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, और अगर पिच सर्कल पर जो पिच पॉइंट है उस पिच पॉइंट पर मैं एक कॉमन टेंजेंट खींच दूं, पिच सर्कल से मैं कॉमन टेंजेंट खींच दूं, तो ये मैंने कॉमन टेंजेंट खींचा पिच सर्कल से, दिस इज अ कॉमन टेंजेंट। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने क्या बोला था कि पिच पॉइंट जो आपको मिले, पिच पॉइंट क्या होता है, पिच पॉइंट तो भैया प्रेजेंट होता है पिच सर्कल पर, तो जहां पर दोनों के पिच सर्कल प्योर रोलिंग कांटेक्ट में आते हैं, उसी पॉइंट को तो पिच पॉइंट बोलते हैं। अब पिच पॉइंट से हमें एक टेंजेंट खींचना है जो दोनों सर्कल के क्या हो, दोनों पिच सर्कल के कॉमन टेंजेंट हो, तो ये हो गई कॉमन टेंजेंट। ठीक, और जो कॉमन नॉर्मल है उनके बीच जो एंगल बनता है, उनके बीच जो एंगल बनता है, दैट एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज अल्फा, प्रेशर एंगल। इसी को फाई बोल दीजिए या अल्फा, जो भी बोलिए, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, इसी एंगल को बोलते हैं हम, इसी एंगल को हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। क्या ये बात क्लियर है, समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आई? अरे बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? अब ध्यान से देखिए मैं क्या चीज बोलने जा रहा हूं यहां पे, अगली बात समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया है ईएस में, तो मे बी इसमें भी आ सकता है, पूछता है द फर्स्ट कॉन्टेक्ट अकर्स एट, कह रहा है कि जहां पे दोनों गियर का सबसे पहला कांटेक्ट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आप देखो सबसे पहला कांटेक्ट इनका कहां पे दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट से दोनों गियर का कांटेक्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और कहां पे जाकर कांटेक्ट छूट गया, डी वाले पॉइंट पर जाके कांटेक्ट छूट गया। अब आप कहोगे सर ये फील नहीं हो रहा है, कैसे पता करेंगे कि कांटेक्ट यहां से चालू हो रहा है और डी पे जाके छूट गया? ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है ना, कि कैसे समझेंगे कि सर किस वाले पॉइंट से कांटेक्ट चालू हो रहा है और कहां पे जाके कांटेक्ट छूट जा रहा है। तो देखिए इस बात को ऐसे समझिए कि
पहले गियर के तीथ ने दूसरे गियर के तीथ पर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया ना, जिसको हमने कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ एक्शन बोला है। अब वो लाइन ऑफ एक्शन गियर को, दूसरे गियर को सबसे पहले जिस पॉइंट पर जाके मिलेगी उसी पॉइंट पे तो टच करेगा। मैंने क्या बोला कि पहले गियर ने दूसरे गियर पे क्या किया है, फोर्स लगाया है कुछ, तो वो जो लाइन ऑफ एक्शन वाली फोर्स है, इंक्लाइंड है, वो दूसरे गियर को सबसे पहले जिस पॉइंट पे टच करेगी वहीं से तो कांटेक्ट स्टार्ट होगा। तो देखिए ये जो लाइन ऑफ एक्शन पहले गियर ने लगाया दूसरे गियर पे, ये दूसरे सर्कल को किस पॉइंट पे सबसे पहले जाके टच कर रही है, सी वाले पॉइंट पर। दिखाई दिया, सी वाले पॉइंट पर दिखाई दे रहा है। और ये दूसरे को कब तक टच कर रहा है, दूसरे गियर को, डी वाले पॉइंट तक। मतलब जो हमारा पाथ ऑफ कांटेक्ट है यहां पर, क्या है पाथ ऑफ कांटेक्ट, सी से लेकर डी तक। मतलब इस दौरान एक गियर के तीत आपस में कांटेक्ट में होंगे, उसके बाद छूट जाएगा, फिर दूसरा गियर का तीत आपस में कांटेक्ट में आएगा। भाई एक गियर पे कई सारे तीत है ना, तो एक पेयर सी से डी तक का कांटेक्ट बनाया हुआ है, फिर वो छूटेगा, फिर दूसरा तीत उसके कांटेक्ट में आएगा, फिर तीसरा आएगा, तो इस तरीके से वो लगातार घूमते रहेंगे। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, सी से लेकर डी तक, क्योंकि सी से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ और डी पे जाके कांटेक्ट छूट गया। पी क्या है यहां पर मेरा, पी इज अ पिच पॉइंट। पिच पॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, पिच सर्कल पे। देखिए क्या पिच सर्कल ग्रीन वाली लाइन पे आपको दिखाई दे रहा है, पिच पॉइंट, जहां पे प्योर रोलिंग हो रही है इन दोनों की, ठीक है। पिच पॉइंट पर ही देखिए मैंने एक कॉमन टेंजेंट खींचा यहां पर, ये दिस इज द पिच पॉइंट पर ही मैंने क्या खींचा हुआ है, पिच पॉइंट पर ही मैंने खींचा एक कॉमन टेंजेंट। क्या आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कॉमन टेंजेंट, पिच पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट। तो नॉर्मल लाइन, जो नॉर्मल लाइन होती है या कॉमन नॉर्मल बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, और कॉमन टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, इन दोनों लाइनों के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एंगल। फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप फाई से दिखाओ, अल्फा से दिखाओ, कोई मतलब नहीं है। किसी बुक में आपको अल्फा मिलेगा, कहीं फाई मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस एंगल को क्या बोलते हैं, जरूरी ये है, तो जरूरी ये है, इसको बोलते हैं प्रेशर एंगल। क्लियर। तो देखिए कांटेक्ट हमारा सी से चालू हो रहा है और डी पे जाके खत्म हो गया, ठीक है। मतलब जहां पे एक का अडेंडम सर्किल लाइन ऑफ एक्शन को टच कर रहा है, आप कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे कि पाथ ऑफ कांटेक्ट कितना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे याद रखिएगा कि जहां पर एक का अडेंडम सर्किल लाइन ऑफ एक्शन को टच कर रहा है, किसी एक गियर का अडेंडम सर्किल लाइन ऑफ एक्शन या कॉमन नॉर्मल जिसको हमने बोला है उसको टच कर रहा है, वहां से लेकर जब तक दूसरे सर्किल का अडेंडम सर्किल, दूसरे वाले गियर का अडेंडम सर्किल और वो लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिल जाते, उस पॉइंट तक हमारा कांटेक्ट बना रहेगा। देखिए तो आप क्या करो, सबसे पहले दोनों का अडेंडम सर्किल फाइंड आउट कर लो। तो पहले वाले गियर का अडेंडम सर्किल ये हो गया ब्लू, ये वाला, ठीक। दूसरे वाले गियर का अडेंडम सर्किल ये ब्लू लाइन जा रही है, ब्लू सर्किल, ठीक है। और ये जो लाइन ऑफ एक्शन देखिए इन दोनों अडेंडम सर्किल को जहां पर कट कर रहा है, एक तो यहां पर कट कर रहा है और दूसरा अडेंडम सर्किल यहां कट हो रहा है। दोनों अडेंडम सर्किल जहां कट हुए वहीं तक हमारा क्या होगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट बना रहेगा। दिस इज द पाथ ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है। क्या ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको, बताइए क्या ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से। अच्छा क्या ये बेस सर्कल पे आपको टेंजेंट नहीं दिखाई दे रहा है, एक और चीज देखिए, क्या ये बेस सर्कल पे आपको टेंजेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। ये जो लाइन जा रही है कॉमन नॉर्मल, दिस कॉमन नॉर्मल इज अ टेंजेंट टू बेस सर्कल। अरे यार, दिस कॉमन नॉर्मल, दिस लाइन, दिस कॉमन नॉर्मल इज अ टेंजेंट टू बेस सर्कल ना, बेस सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। और अगर ये इसके टेंजेंट है तो अगर हम इसके सेंटर से कोई भी लाइन खींचेंगे तो ये एंगल कितना होगा, लंबवत होगा, 90 डिग्री ही होगा।
क्योंकि आपने एक सर्किल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बचपन में कि सर्किल पर अगर कोई टेंजेंट स्पर्श रेखा जाती है और सेंटर से मैं उस पर एक लाइन खींच दूं तो उन दोनों लाइनों के बीच कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। तो यही तो हो रहा है, ये टेंजेंट जा रही है जो कॉमन नॉर्मल है वो बेस सर्किल के टेंजेंट है, तो अगर मैं इसके सर्किल से इस पर एक लाइन खींचूं तो यहां एंगल कितना बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब मैं आपको इंटरफेरेंस समझाऊंगा तो वापस से मुझे फिगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वहां पे मैं थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियो को वापस से बैक जाके वापस से एक बार सुनिए, दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पर सारी चीजें दिखा दी और मैंने आपको यह बताया कि यहां पर पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, मतलब जहां से कांटेक्ट दोनों टीथ का चालू हुआ और जब तक कांटेक्ट में बने रहे वो दोनों टीथ, पेयर ऑफ टीथ, ठीक है, तो वो डिस्टेंस क्या हुई, वो डिस्टेंस हुई सी से लेकर डी तक। तो सी डी मेरा क्या हो जाएगा, सी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस आएगी उसी को हम बोलेंगे पाथ ऑफ कांटेक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, इसको मैं इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। लगे हाथ यहीं पे एक और चीज आप देख लो जो मैं समझा दूं। देखिए ये पहला गियर का तीत, ये वाला दूसरे गियर का तीत, और लेट से इसका जो सेंटर है, ये सेंटर इस वाले पॉइंट O1 पर है, ठीक है, और इसका जो सेंटर है यहां कहीं कुछ O2 इस तरीके, तो O1 ऐसे रोटेट कर रहा है ω1 स्पीड से और O2 कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में ω2 स्पीड से। तो ये गियर का तीत क्या करेगा, इस पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ऊपर की डायरेक्शन में जो उसने फोर्स लगाया, लेट से वो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही है, थोड़ा सही बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो ये पहले गियर ने दूसरे गियर पर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है, पहले गियर ने दूसरे गियर पर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो दूसरा गियर भी पहले गियर पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा ना, ठीक है। तो अगर ये लाइन ऑफ एक्शन में मान लू, लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यहीं पे होगा पिच पॉइंट जिस पर मैंने कॉमन टेंजेंट खींचा, ये देखिए कॉमन टेंजेंट खींचा, ठीक है, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। आप इस वाली लाइन पे ध्यान दो जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं, जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। दिस इज द कॉमन टेंजेंट, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन या कॉमन नॉर्मल वाली लाइन कौन सी है, ये यही तो है जिसके अलोंग टोटल फोर्स लगा हुआ है, तो दिस इज अ कॉमन टेंजेंट, और ये वो वाली लाइन हो गई जिसके अलोंग पूरा टोटल का टोटल फोर्स लग रहा है। इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाई, प्रेशर एंगल ही तो बोलते हैं इन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को, प्रेशर एंगल। क्लियर है इतना, इसी को तो प्रेशर एंगल बोलते हैं, फाई। तो अब वापस से देखिए, इसको मैं रफ करके आपको एग्जैक्ट फिगर दिखा रहा हूं। अब देखिए वापस से, मतलब ये बात हमको समझ में आ गई कि भैया अगर ये गियर का तीत इस तरीके से है, अगर गियर का तीत कुछ इस तरीके से है और ये हो गई फोर्स वाली लाइन F, ठीक है, और यहां पर पिच पॉइंट है और उस पिच पॉइंट पर मैंने एक कॉमन टेंजेंट खींचा, ये वाली कॉमन टेंजेंट, और ये प्रेशर एंगल फाई बन रहा है, तो क्या इस F के मैं दो कंपोनेंट नहीं निकाल सकता, क्या इस F के दो कंपोनेंट नहीं आ सकते? वो दो कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, F का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F cos फाई, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगा F sin फाई। क्लियर, F cos फाई और F sin फाई। तो ये जो F cos फाई और F sin फाई आया, ये F cos फाई और F sin फाई आया,
ठीक है, तो ये जो लग रहा है F sin phi, अच्छा इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा दूसरा गियर, तो उस दूसरे गियर को ये फोर्स दबाने की कोशिश करेगा ना, ऊपर की तरफ दबाने की, तो ये रेडियल फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं FR या रेडियल। अब बात को ध्यान से समझिए, बात को ध्यान से समझिएगा, ये F sin phi ऊपर वाले तीत के गियर को दबाने की कोशिश करेगा, और ये जो F cos phi है, यहां पे अगर सेंटर इसका O1 है और यहां से रेडियस को मैं ले लूं RP1, पिच सर्किल रेडियस, क्योंकि ये मैंने पिच पॉइंट बनाया हुआ है, पिच पॉइंट से पास कर रहा है, तो पिच सर्किल रेडियस लेनी पड़ेगी। इस सेंटर O1 के अबाउट कितना मूवमेंट या टॉर्क जनरेट हो रहा है, बता सकते हैं आप, कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, बताइए कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है? वो हो रहा है F cos phi, जिसको हम FT बोलते हैं, इसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। F cos phi को हम FT बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, और F sin phi को हम FR बोलते हैं, रेडियल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। तो ये टेंजेंशियल फोर्स O1 के अबाउट देखिए घूम के कुछ मूवमेंट दे रहा है, और मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, RP1, क्या इतनी वैल्यू आ जाएगी? टॉर्क की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही है, वापस से लिखिए, ऊपर हटा देते हैं, वापस से लिखते हैं यहां पर, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, F cos phi इंटू RP1, क्या ये आ गया? तो ये जो FT1 है ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है गियर को घुमाने के लिए, और FR क्या है, FR जो गियर को दबाने का काम कर रहा है, रेडियल प्रेशर लगा रहा है। तो अगर हमें गियर से पावर ट्रांसमिट करनी है, ध्यान से सुनिए बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर हमें गियर को घुमाना है, जो कि हमारा मेन काम है, तो घुमाने के लिए टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, टॉर्क ज्यादा मिलने के लिए F cos phi की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, FT ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टॉर्क की वैल्यू है FT इंटू R, यही तो है RP1, तो टॉर्क ज्यादा होना चाहिए तभी तो गियर अच्छे से घूमेगा, और टॉर्क ज्यादा होने के लिए FT की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। FT ज्यादा होने के लिए FT की वैल्यू क्या है, FT ज्यादा होने के लिए, अगर टॉर्क को ज्यादा होना है तो FT ज्यादा होना पड़ेगा, और FT को ज्यादा होने के लिए F cos phi को ज्यादा होना पड़ेगा, F cos phi को ज्यादा होने के लिए cos phi को ज्यादा होना पड़ेगा, और cos phi को ज्यादा होने के लिए phi को क्या होना पड़ेगा, phi को ज्यादा होना पड़ेगा, नहीं phi को कम होना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि phi और cos phi का रिलेशन अपोजिट होता है, मतलब phi को अगर आप ज्यादा रखोगे तो cos कम मिलता है, और अगर phi को कम रखते हो तो cos ज्यादा मिलता है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। अरे यही तो होता है यार, cos 0 की वैल्यू 1 होता है और cos 90 की वैल्यू 0। तो देखिए जब आप phi को बढ़ा रहे हो तो cos phi की वैल्यू 0 हो गई, तो phi और cos phi में अपोजिट रिलेशन होता है। तो अगर मुझे cos phi को बढ़ाना है, मतलब phi को क्या रखना पड़ेगा, phi को मुझे कम रखना पड़ेगा, तभी अच्छा टॉर्क जनरेट होगा, और अच्छा टॉर्क जनरेट होगा तो गियर अच्छे से रोटेट करेगा। इसीलिए जो इसमें हम गियर की मैक्सिमम प्रेशर एंगल की वैल्यू रखते हैं, मैक्सिमम नियर अबाउट, आप अधिकतर केसेस में देखोगे 20 डिग्री के आसपास रखी जाती है, क्योंकि अगर आप 20 से बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रेशर एंगल ले लिया, तो ज्यादा प्रेशर एंगल लेने से साइन फाई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब वो रेडियल प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, मतलब एक गियर दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा, घुमाने की कोशिश नहीं करेगा। और गियर अगर घूमेगा नहीं तो हमारे किस काम का, हमारा मेन काम है गियर को घुमाना, तो गियर को घुमाने के लिए टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, टॉर्क ज्यादा होने के लिए एफटी ज्यादा होना चाहिए, एफटी ज्यादा होने के लिए cos फाई ज्यादा होना चाहिए, और cos फाई ज्यादा होने के लिए फाई को कम होना चाहिए। इसीलिए आप मैक्सिमम केसेस में देखोगे कि जो प्रेशर एंगल होता है नियर अबाउट 20 डिग्री के आसपास ही वैल्यू होती है, 18, 20, 25 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अब अगर हम प्रेशर एंगल को ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्रेशर एंगल ज्यादा होने से cos फाई कम हो जाएगा। देखिए फाई आप बढ़ाओगे तो cos फाई कम होगा, cos फाई कम होगा तो एफटी कम होगा, एफटी कम होगा तो टॉर्क कम होगा, और साथ में रेडियल प्रेशर बढ़ेगा, जो कि हमको नहीं चाहिए।
इसलिए अधिकतर केसेस में आप देखोगे जब आप न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करोगे या प्रैक्टिकल पर्पस में भी क्या होता है, प्रेशर एंगल को लिमिटेड ही रखा जाता है, 20 डिग्री के आसपास ही रखा जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां पे पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट समझ में आ गया आपको, सी से लेकर डी तक। देखिए द लेंथ ऑफ पाथ, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है, पढ़ते हैं इसको। पढ़ते हैं इसको, देखिए द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन नॉर्मल। देखिए क्या है, कह रहा है कॉमन नॉर्मल कट ऑफ बाय द अडेंडम सर्किल ऑफ द व्हील एंड द पिनियन। वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया कि कह रहा है इस वाले फिगर में, देखिए कह रहा है कि ये जो कॉमन नॉर्मल है जहां पर दोनों के अडेंडम सर्किल से कट होता है, ये देखिए ये एक गियर का अडेंडम सर्किल यहां से पास कर रहा है और दूसरे गियर का अडेंडम सर्किल यहां से पास कर रहा है। तो कह रहा है ये जो कॉमन नॉर्मल है जो ब्लैक वाली लाइन पास कर रही है, इस ब्लैक वाली लाइन को मैं येलो से बना दे रहा हूं ताकि हाईलाइट आपको दिखे। ये जो कॉमन नॉर्मल, जो ये कॉमन नॉर्मल पास हो रहा है, ये जो कॉमन नॉर्मल पास हो रहा है इसको मैं येलो कलर से बनाता हूं। कह रहा है कि ये कॉमन नॉर्मल जिन दो पॉइंट्स पर अडेंडम सर्किल से कट हुआ, जिन दो पॉइंट्स पर अडेंडम सर्किल से कट हुआ, जिन दो पॉइंट्स पर अडेंडम सर्किल से कट हुआ, देख लीजिए कहां कट हो रहा है, एक तो सी पर कट हो रहा है और दूसरा ये डी पर कट हो रहा है। एक तो ये सी पर कट हो रहा है और दूसरा ये डी पर कट हो रहा है। तो सी से लेकर डी तक की जो डिस्टेंस होगी यही क्या हो जाएगी, यही हमारी हो जाएगी पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पे यही लिखा हुआ है द कॉमन नॉर्मल कट ऑफ, मतलब जहां पे कट हो रहा है बाय द अडेंडम सर्किल ऑफ द व्हील एंड द पिनियन, व्हील और पिनियन के अडेंडम सर्किल से जहां कट हो रहा है कॉमन नॉर्मल, को हमने लाइन ऑफ एक्शन बोला है, उन्हीं के बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। और देखिए दस द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट इज सी डी। देखिए यहां पे यही तो बोला मैंने, सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस ही आपको क्या मिलेगी, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। विच इज द सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ कॉन्टेक्ट सीपी एंड पीडी। कह रहा है ये सीडी आप कैसे निकालोगे, सीडी को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो सीपी प्लस पीडी। देखिए सी से लेकर पी तक ये डिस्टेंस और पी से लेकर डी तक पीडी, इसको अगर हम सम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए सी डी इज इक्वल टू सीपी प्लस पीडी। अब इस सीपी को हम क्या बोलते हैं, इस सीपी को हम क्या बोलते हैं, इसको देखिए सीपी को हम बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ अप्रोच। इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच। और पीडी को क्या बोलते हैं, पीडी को हम बोलते हैं पाथ ऑफ रिसेस। मैंने आपको बताया था पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस का मतलब, पाथ ऑफ अप्रोच में क्या होगा, दोनों गियर के टूथ कांटेक्ट करके एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। कब तक, जब तक कि पिच पॉइंट नहीं आ जाता। देखिए यहां से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे पिच पॉइंट पी तक, उसके बाद पिच पॉइंट के बाद फिर अलग होना चालू कर देंगे और फाइनली डी पे जाके अलग हो जाएंगे। तो पिच पॉइंट तक साथ में आएंगे, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, बढ़ेंगे और पिच पॉइंट से अलग होना चालू करेंगे और फाइनली डी तक जाते जाते वो फाइनली कांटेक्ट छूट जाएगा उन दोनों टीथ का, फिर अगला पेयर टीथ का कांटेक्ट में आएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस। तो पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पाथ ऑफ कांटेक्ट। ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए यहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, आर ए क्या है, सारी चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, देखिए इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं, आर ए क्या है, आर क्या है, स्मॉल आर ए क्या है, स्मॉल आर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप।
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट का। CD इज इक्वल टू अंडर रूट RA स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस अंडर रूट में स्मॉल RA स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, उसके बाद माइनस दूसरे वाले ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट क्लोज साइन फाई। ठीक है, मिलता जुलता फॉर्मूला है। देखिए एक बार यहां पे कैपिटल RA है, जो फॉर्मूला यहां पे कैपिटल RA का है वही फॉर्मूला यहां पर स्मॉल RA का है, उसके बाद माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r साइन फाई। अब ये कैपिटल RA स्मॉल RA कैपिटल R और स्मॉल r और ये फाई क्या है इसको हम देखते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो स्मॉल r क्या है, पिच सर्किल रेडियस, ध्यान दीजिएगा, पिच सर्किल रेडियस ऑफ द पिनियन, पिनियन मतलब छोटा वाला गियर। R क्या है, पिच सर्किल रेडियस ऑफ द व्हील, व्हील मतलब जो बड़ा वाला गियर है। ठीक है, स्मॉल RA क्या है, अडेंडम सर्किल रेडियस, मतलब क्या हुआ, ये वाला ऐसे बोल रहा है। अगर इसका हम अडेंडम सर्कल बनाए तो अडेंडम सर्कल कुछ इस तरीके से पास करेगा ना, ठीक है, और पिच सर्कल बनाए तो पिच सर्कल कहां से पास करेगा, पिच सर्कल कुछ इस तरीके से पास करेगा। यहां पे है इसका सेंटर, लेट से O1 मान लिया, पिनियन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया पिच सर्कल रेडियस, इसको हमने R स्मॉल r बोल दिया। ठीक है, पिच सर्कल रेडियस को हमने स्मॉल r बोल दिया। अब हम कैसे निकालेंगे अडेंडम सर्कल रेडियस, तो ये जो अडेंडम पिच सर्कल के ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम अडेंडम ही तो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको गियर टर्मिनोलॉजी में, इसको हम अडेंडम बोलते हैं। तो अगर हम पिच सर्कल रेडियस में अडेंडम को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या हमको अडेंडम सर्कल रेडियस नहीं मिल जाएगी, क्या हमको ये पूरी की पूरी अडेंडम सर्कल रेडियस नहीं मिल जाएगी, बोलिए। तो उसको हम RA से लिखेंगे, तो RA की वैल्यू क्या होती है, यहां ऊपर लिख देता हूं, RA की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द अडेंडम सर्कल रेडियस। जब हम पिच सर्कल रेडियस में इस R में क्या जोड़ दे, प्लस अडेंडम, उस अडेंडम को मैं स्मॉल a से दिखा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां पर इस अडेंडम को मैंने यहां पर a से रिप्रेजेंट किया है। अडेंडम सर्कल रेडियस कैसे निकालेंगे, पिच सर्कल रेडियस में अगर हम अडेंडम को ऐड कर दें जितना ये ऊपर का पोर्शन है तो हमें अडेंडम सर्कल रेडियस मिल जाए। तो ये पिनियन के लिए किया हमने, जो छोटू वाला गियर है उस छोटू वाले गियर के लिए किया। सेम ऐसा ही किसके लिए करना पड़ेगा, ऐसा ही सेम हमको करना पड़ेगा किसके लिए, बड़े वाले गियर के लिए। तो बड़े वाले गियर की अगर पिच सर्कल रेडियस R है तो उसकी अडेंडम सर्कल रेडियस कैसे निकालेंगे, उसकी पिच सर्कल रेडियस में हमें उसका अडेंडम ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। और अडेंडम निकालने के लिए आपको उसमें दिया रहेगा फॉर्मूला। क्या इतनी बात क्लियर है अभी तक, बताइए। चलिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल ऑलवेज बी एट अ टेंजेंट टू द बेस सर्किल, कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा विल ऑलवेज बी एट लाइन टेंजेंट टू द बेस सर्किल। ये तो हमने यार रूल पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो लाइन ऑफ एक्शन पास करती है, जो एक गियर दूसरे पे फोर्स लगाता है, वो ऑलवेज कहां से पास करनी चाहिए, पिच पॉइंट से ही पास करनी चाहिए, तभी तो गियर कहलाएगा। ये तो गियर वाला पॉइंट ही हो गया। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है यहां पर, मतलब ये इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं दैट RB इज इक्वल टू RP इंटू कॉस फाई, RB इज इक्वल टू RP इंटू कॉस फाई। क्या लिखा है ये, RB इज इक्वल टू RP इंटू कॉस फाई, मतलब जो बेस सर्कल रेडियस होगी वो कब मिलेगी, जब हम पिच सर्कल रेडियस में कॉस फाई का क्या कर दें, गुणा कर दें। जब हम पिच सर्कल रेडियस में कॉस फाई का गुणा कर देते हैं तो हमें बेस सर्कल रेडियस मिलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूला इसको याद रख लीजिएगा स्टार मार्क करके। जो बेस सर्कल रेडियस है वो हमें कब मिलती है, जब पिच सर्कल रेडियस में हम कॉस फाई का क्या करें, गुणा कर दे। कैसे, इसको देखिए जरा, ये बात समझ में आ गई। अब इसको हटाते हैं, इसको देखिए दूसरे वाले पॉइंट को। इसके लिए मुझे फिगर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, पीछे वाले इस वाले फिगर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए मैं क्या चीज करने वाला हूं, ठीक है। इस फिगर को मैं क्लियर कर दूं क्योंकि इस फिगर की मुझे जरूरत पड़ेगी।
इस फिगर को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं क्या चीज बताने वाला हूं। आप जरा इस वाले सर्कल को देखिए, इस वाले सर्कल को देखिएगा, ये इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये 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 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, इसको यहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब एक पॉइंट समझिए दूसरा, आप यहां पर पॉइंट क्या है, ये आपको प्रेशर एंगल समझ में आ गया भाई, कि कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। ठीक है, तो अगर ये प्रेशर एंगल है तो क्या ये भी प्रेशर एंगल फाई नहीं होगा, उतना ही एंगल। अब आप बोलोगे सर कैसे, कैसे ये हुआ। ठीक है, तो समझिए कैसे हुआ, इस बात को समझिए। देखिए कैसे ये पॉइंट में प्रूफ करूं। ध्यान से समझिएगा बात को। इफ दिस एंगल, मतलब जो फाई किसके किसके बीच बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है कॉमन टेंजेंट, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन वाली जा रही है, ठीक है, ये जो कॉमन नॉर्मल है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, LOA, लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या कॉमन टेंजेंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच ये वाला एंगल, ये भी फाई होगा, बताइए। कॉमन टेंजेंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का ये वाला एंगल, जिसको मैं ये बोल रहा हूं, दिस एंगल विल ऑल्सो बी फाई, बिल्कुल होगा। तो अगर ये फाई होगा तो एक इस तरीके की लाइन है, दूसरी ये है। अगर ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, और यहां से ये एंगल फाई हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, क्या ये 90 माइनस फाई नहीं होगा, क्या ये 90 माइनस फाई नहीं होगा। और ये एंगल कितना है, ये एंगल पहले से हमको पता है 90 है, तो ये 90 माइनस फाई, ये 90, तो ये इसको कितना होना पड़ेगा, फाई होना पड़ेगा। क्लियर। या एक दूसरा रूल, इसको हटाते हैं, अब आपको एक दूसरा नियम बताता हूं, ये तो बेसिक हो गया, आपको एक दूसरा नियम बताता हूं। देखिए एक रूल होता है कि दो लाइनों के बीच में वही एंगल होता है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, दो रेखाओं के बीच वही कोण होता है जो उनके परपेंडिकुलर रेखाओं के बीच होता है। दो लाइनों के बीच में वही एंगल होता है जो उनके लंबवत रेखाओं के बीच में होता है, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। तो देखिए दो रेखाएं कौन कौन सी हैं, एक तो कॉमन नॉर्मल, और दूसरा हो गया एक तो कॉमन नॉर्मल और दूसरा कॉमन टेंजेंट। तो मैंने क्या बोला, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो इनकी लंबवत रेखाओं के बीच भी वही कोण होगा। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो कॉमन नॉर्मल जो रेखा जा रही है, या जिसको हमने लाइन ऑफ एक्शन बोला है, और इसको हमने LOA बोला है, लाइन ऑफ एक्शन, इसकी आप लंबवत रेखा खींच लो। तो अगर ये लाइन इस तरीके से जा रही है तो इसके लंबवत रेखा यही तो हो गई, ये इसके लंबवत रेखा क्या इस तरीके से नहीं जाएगी, ठीक। और कॉमन टेंजेंट कैसे जा रहा है, कॉमन टेंजेंट ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इसके लंबवत रेखा कैसे जाएगी, इसके लंबवत रेखा क्या ऐसे नहीं जाएगी। तो मैंने आपको क्या बोला कि दो रेखाओं के बीच जो एंगल होता है वही उनकी लंबवत रेखाओं के बीच होता है। तो इन दोनों लंबवत रेखाओं के बीच जो एंगल बनेगा, क्या वो भी फाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, तो वही लिखा है। तो अब मैंने जो आपको हाईलाइट किया था एंगल, ट्रायंगल, उस पर आ जाइए। क्या ये बात क्लियर है। अब जो मैंने आपको हाईलाइट किया था ट्रायंगल, ट्रायंगल कहां गया, ये मैंने हाईलाइट किया था, ये ट्रायंगल मैंने हाईलाइट किया था, इस पे आ जाइए आप। इस ट्रायंगल को यहां बनाते हैं, चलिए ट्रायंगल को बनाइए, ट्रायंगल को यहां पर बनाइए, बनाते हैं ट्रायंगल को। तो ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड द पॉइंट इज M।
दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज O1, ये वाला जो पॉइंट है। ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल है फाई। अच्छा, ये कौन सी रेडियस है? दिस एंगल इज फाई। अच्छा, क्या ये बेस सर्किल रेडियस नहीं है? अरे भैया, ये बेस सर्किल पे ही तो बना है। ये देखिए, बेस सर्किल रेडियस को टच कर रहा है। ये वाला बेस सर्किल रेडियस है ना, ये दिस इज द बेस सर्किल रेडियस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बेस सर्किल रेडियस ही बोलेंगे। तो ये बेस सर्किल रेडियस हो गया। ये कौन सा सर्किल, यहां से कौन सा सर्किल पास कर रहा है? पिच सर्किल पास कर रहा है। तो ये पिच सर्किल रेडियस नहीं होगा क्या? बिल्कुल पिच सर्किल रेडियस होगा। इसको आरपी बोल दिया। आपको एक 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसमें कॉस लगाइए। तो कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई होता है आधार बटे कर्ण। अगर फाई ये है तो इसके लिए आधार क्या हो गया? आधार ये हो गया ना, आरबी। इसमें कॉस फाई के लिए आधार क्या हो जाएगा बताइए? इसमें कॉस फाई के लिए आधार क्या होगा? आधार ये वाली लाइन होगी ना। तो आधार कितना हो गया? आधार हो गया कॉस फाई। आधार क्या हो गया? आरबी डिवाइडेड बाई कर्ण क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या है? ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया आरपी। तो यहां से आरबी की वैल्यू क्या आ गई? आरपी कॉस फाई। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने यहां से क्या निकाला? यही तो निकाला है यहां से, दैट दिस इज आरबी इज इक्वल टू आरपी कॉस फाई। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक, यही लिखा हुआ है। ये जो दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा है, इस पॉइंट को इसने डायरेक्टली ऐसे ही लिखा। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आर्क ऑफ कांटेक्ट। जैसे हमने पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाला है, वैसे ही होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट, कि कितना आर्क उसने ट्रेवल किया जब तक उनका कांटेक्ट बना रहा। पाथ ऑफ कांटेक्ट में कितना पाथ ट्रेवल हुआ जब तक कांटेक्ट बना रहा, और आर्क ऑफ कांटेक्ट में जब तक कांटेक्ट बना रहा तो गियर ने कितना आर्क ट्रेवल किया। आर्क और पाथ में आपको फर्क तो समझ में आता ही होगा, ठीक है? आर्क कितना ट्रेवल किया। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हमको डायरेक्टली फॉर्मूला ही देखना है। देखिए, आर्क ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला होता है एओसी, बोलते हैं इसको। एओसी का मतलब है आर्क ऑफ कांटेक्ट। आर्क ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एओसी आर्क ऑफ कांटेक्ट, AOC इज इक्वल टू POC डिवाइडेड बाई कॉस फाई। क्या होता है? POC डिवाइडेड बाई कॉस फाई। मतलब पाथ ऑफ कांटेक्ट, अभी अभी हमने जो पिछला पढ़ा है उसमें अगर हम कॉस फाई का डिवाइड मार दें तो हमको क्या मिल जाता है? आर्क ऑफ कांटेक्ट। दिस इज द डेरिवेशन पार्ट जो मैं आपको यहां पे नहीं करा रहा हूं। देखिए, आर्क ऑफ कांटेक्ट is the path traced by a point on the pitch circle from the beginning to the end of the engagement। मतलब जहां से तीत का एंगेजमेंट चालू हुआ और एंड तक जब तक कांटेक्ट नहीं छूट गया, तो गियर तीत ने कितना आर्क ट्रेवल किया? जितना पाथ ट्रेस्ड किया, दिस द आर्क। पाथ ट्रेस्ड को हम बोलते हैं कितना आर्क ट्रेवल हुआ। आर्क ट्रेवल मतलब उस दौरान आर्क ये होता है। देखिए, आर्क ये हुआ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना आर्क बना, वो आर्क, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आर्क ऑफ कांटेक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक, इसमें आपको बेसिकली फॉर्मूला ही याद रखना है कि पाथ ऑफ कांटेक्ट में जब हम cos फाई से डिवाइड मार देते हैं तो हमें मिल जाता है आर्क ऑफ कांटेक्ट। और आर्क ऑफ कांटेक्ट का मैंने आपको मतलब भी समझा दिया कि जब एक तीत दूसरे के साथ मैशिंग कर रहा है तो उस दौरान उसने कितना आर्क ट्रेस किया या कितना पाथ ट्रेस किया, कितना आर्क बनाया, कितना आर्क घूमा, मतलब जितना आर्क वो घूमा, उसी को हम बोलेंगे आर्क ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? उसके बाद आता है कांटेक्ट रेशियो। कांटेक्ट रेशियो क्या होता है? देखिए, कांटेक्ट रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कांटेक्ट। मतलब क्या हुआ? मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि जब एक गियर से दूसरे गियर पे पावर ट्रांसमिट हो रही है, जब एक गियर से दूसरे गियर पर पावर ट्रांसमिट
हो रही है तो उस दौरान कितने नंबर ऑफ पेयर कांटेक्ट में है? क्या बोल रहा है? कितने नंबर ऑफ पेयर कांटेक्ट में है? हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स आर इन कांटेक्ट। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पेयर कांटेक्ट में होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट रेशियो। कांटेक्ट रेशियो देखिए नाम बता रहा है कांटेक्ट, कितने नंबर ऑफ पेयर। अब पेयर को आपको समझना पड़ेगा कि एक पेयर कैसे बनता है। जब मैं पेयर बोलता हूं तो पेयर बोलने का मतलब है कि उसमें दो तीथ शामिल हैं, एक गियर का एक तीथ और अगला जो मेटिंग गियर है जो उससे मिलने वाला है उसके गियर का दूसरा तीथ, जो इस तरीके से शामिल है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं एक पेयर। तो ऐसे मान लीजिए अगर मेरे चार तीथ जुड़े हैं मतलब वो कितने पेयर बना रहे होंगे? वो दो पेयर बना रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर है भाई? एक दो तीथ से एक पेयर बना तो चार तीथ से दो पेयर बनेंगे। ठीक है, तो जब गियर का पावर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उस दौरान कितने नंबर ऑफ पेयर, पेयर की बात कर रहा है, कितने नंबर ऑफ पेयर। अगर उसने दो पेयर बोला कि दो पेयर कांटेक्ट में है मतलब उस दौरान कितने पेयर साथ में है? चार तीथ। बात समझ में आ रही है? तो कितने नंबर ऑफ पेयर कांटेक्ट में है उसको n बोल दिया है। द कांटेक्ट रेशियो इज डिफाइंड एज द कांटेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द सर्कुलर पिच। मतलब कह रहा है देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पाथ ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पाथ ऑफ कांटेक्ट। पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला पता है सबको? पता होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था, लिख देता हूं आपके लिए। पाथ ऑफ कांटेक्ट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। साथ में आप भी लिखते जाओ, रिवीजन हो जाएगा। प्लस स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अंडर रूट में, माइनस उसके बाद एक ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और यहां पे क्या था? साइन फाई। यही था पाथ ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला। जब आप पाथ ऑफ कांटेक्ट निकाल लो तो आर्क ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलता है? मतलब जब हम पाथ ऑफ कांटेक्ट में cos फाई का डिवाइड मारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा आर्क ऑफ कांटेक्ट। और इसी जब हम आर्क ऑफ कांटेक्ट में सर्कुलर पिच का डिवाइड मारेंगे तो हमें मिलता है CR। CR का मतलब कांटेक्ट रेशियो। ठीक है, दिस कांटेक्ट रेशियो। तो हमें कांटेक्ट रेशियो कब मिलता है? जब हम आर्क ऑफ कांटेक्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AOC डिवाइडेड बाई P ऑफ C। और P ऑफ C का मैंने आपको मतलब बताया था, P ऑफ C की वैल्यू होती है पाई D डिवाइडेड बाई T। और D बाई T को हमने क्या बोला था? मॉड्यूल बोला था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पाई इंटू एम के। ठीक है, वही लिखा है कि P ऑफ C इज इक्वल टू सर्कुलर पिच पाई इंटू एम एंड m इज इक्वल टू मॉड्यूल। क्लियर है बात? तो आप पहले पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालो, फिर आप उससे निकालो पाथ ऑफ कांटेक्ट से आर्क ऑफ कांटेक्ट, फिर आप निकालो क्या? कांटेक्ट रेशियो। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक, चलिए कांटेक्ट रेशियो हमें बताता क्या है? आगे देखिएगा, कांटेक्ट रेशियो हमें बताता क्या है? कॉन्टिन्यूअस मोशन ट्रांसफर्स requires two pairs of teeth in contact at the ends of the path of contact, though there is only one pair in contact in the middle of the path। कह रहा है कि कांटेक्ट रेशियो क्या होना चाहिए? कांटेक्ट रेशियो जब उनका पावर का ट्रांसमिशन हो रहा हो तो हमेशा एक से ज्यादा ही होना चाहिए। भाई देखो, अगर एक से ज्यादा नहीं होगा तो पूरा का पूरा लोड जो फोर्स लग रहा है, जो एक गियर का तीत दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, क्या पूरा का पूरा लोड एक ही तीत पे चला जाएगा? तो उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और लोड शेयरिंग नहीं हो पाएगी। कांटेक्ट रेशियो का दूसरा मतलब भी क्या होता है? लोड शेयरिंग।
कांटेक्ट रेशियो का दूसरा मतलब होता है लोड शेयरिंग, की लोड कैसे शेयर हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस मोशन ट्रांसफर रिक्वायर्स टू पेयर्स ऑफ टीथ। जनरली अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ टीथ, मतलब कितने की बात कर रहा है, टू पेयर की बात कर रहा है, तो टू पेयर में कितने टीथ हो गए, चार टीथ, मतलब दो पेयर की बात कर रहा है ना। तो टू पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टेक्ट एट द एंड्स ऑफ द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। कह रहा है कि जब हमारे पास एंड होने वाला हो उस वक्त अगर दो पेयर हो, दो पेयर का मतलब चार टीथ, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, और मिडिल में कितना होना चाहिए, मिडिल में वन पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, मिडिल में वन पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट। इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, रेंज 1 to 3, मतलब कॉन्टेक्ट रेशियो हमेशा एक से ज्यादा होना चाहिए, और 1 से 3 के बीच जनरली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में होता है। क्या बताता है, लोड शेयरिंग बताता है। ठीक, आगे देखते हैं इसको। इफ कॉन्टेक्ट रेशियो इज लेस देन 1 देन देयर विल बी इंपैक्ट, वाइब्रेशंस एंड नॉइज ड्यूरिंग द मोशन। भाई जाहिर सी बात है, अगर एक से कम होगा मतलब लोड शेयरिंग एक या एक से ज्यादा गियर पे नहीं हो पा रही है, एक या एक से ज्यादा टीथ पे नहीं हो पा रही है, तो पूरा का पूरा लोड एक पर ही आएगा। एक पर आएगा तो नॉइज, वाइब्रेशंस, इंपैक्ट, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे, इंपैक्ट फोर्स। ठीक है, तो ये क्या बताता है, लोड शेयरिंग को बताता है। कॉन्टेक्ट रेशियो गाइड अबाउट द लोड शेयरिंग बिटवीन द टीथ। देखा, वही चीज आ गई कि ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है लोड शेयरिंग के बारे में। ये हमें किसके बारे में बताता है, लोड शेयरिंग के बारे में। इट गाइड्स अबाउट द लोड शेयरिंग, मतलब जो एक टीथ, मान लीजिए मैं थोड़ा फिगर बना देता हूं यहां पर, ये एक टीथ हो गया, ये अगला टीथ हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके साथ में कुछ कांटेक्ट होगा। ठीक है, अगले वाले टीथ का, उसको मैं कुछ अलग कलर से बना देता हूं। लेट्स से यहां पर भी एक टीथ इसके साथ इस तरीके से कांटेक्ट में होगा। पूरे एक सर्कल पे होंगे ना इस तरीके से। तो देखिए इस वक्त ये वाला जो मेरा टीथ है, कितने पेयर, कितने टीथ के साथ कांटेक्ट में है, दो के साथ। तो कितने पेयर, दो पेयर बन रहा है ना, एक इसका पेयर बन रहा है, एक इसका पेयर बन रहा है। तो अगर इस तरीके से है तो इस लाइन के अलॉन्ग जो भी फोर्स लगेगा ना, दैट फोर्स विल बी डिवाइडेड इन दिस टीथ एंड दिस टीथ। अगर इस तरीके से होगा तो लोड की शेयरिंग हो जाएगी, मतलब जितना भी इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग या कॉमन नॉर्मल के अलोंग जितना भी फोर्स लगेगा, वो लोड एक तो इस वाले तीथ में और दूसरा इस वाले तीथ में शेयर हो जाएगा, बट जाएगा। तो बटने से जो ज्यादा फोर्स किसी एक तीथ पे आता वो लोड शेयर हो गया, तो इंपैक्ट कम होगा, नॉइस कम होगा और वाइब्रेशंस कम होंगे। अदरवाइज अगर पूरा का पूरा लोड किसी एक तीथ पे होता तो उससे दिक्कत क्या होती, अगर कांटेक्ट रेशियो इज लेस देन 1 देन देयर विल बी हाई इंपैक्ट, वाइब्रेशन एंड नॉइज ड्यूरिंग द मोशन। मतलब जब गियर चलेगा घी इस तरीके की जो आवाज आती है, वाइब्रेशंस होते हैं, झटके, इंपैक्ट बहुत ज्यादा क्रिएट होगा जो हमारे गियर को फेल कर सकता है ड्यूरिंग मोशन। ठीक, इसलिए जनरली जो गियर कांटेक्ट रेशियो की वैल्यू होती है वो 1 से 3 के बीच लाई करती है, बट जो जनरली होता है वो 1 से 1.6 के बीच ही होता है। ठीक है, 2 के ऊपर जो होता है कांटेक्ट रेशियो, उनको हम बोलते हैं हाई कांटेक्ट रेशियो टाइप गियर्स। ठीक है, मैं आपको एक यहां बता दे रहा हूं, जब आप अगर एमटेक बाद में करोगे या फर्दर हायर स्टडीज में जाओगे तो वहां पे 2 टाइप के कांटेक्ट रेशियो गियर्स आते हैं। एक तो हम बोलते हैं एनसीआर और दूसरे को हम बोलते हैं एचसीआर। जो कांटेक्ट रेशियो टाइप गियर्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एनसीआर क्या होता है, नॉर्मल कांटेक्ट रेशियो टाइप गियर्स, और जो एससीआर होते हैं इसको हम बोलते हैं हाई कांटेक्ट रेशियो टाइप गियर्स।
और इसमें जो जनरली कॉन्टैक्ट रेशियो होता है एनसीआर में, इस टाइप के गियर्स में जो नॉर्मली कॉन्टैक्ट रेशियो होता है वो 1 से लेकर 1.6 के बीच होता है, और इसमें जनरली जो कॉन्टैक्ट रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 2 होता है, 2 के ऊपर। ठीक है, ये सब बात के टॉपिक है, बस एक आइडिया ले लीजिएगा कि एनसीआर और एससीआर होते क्या है। मतलब इसमें लोड शेयरिंग और अच्छे से होगी, इसमें लोड शेयरिंग थोड़ी सी कम होती है। ठीक, क्वेश्चन देखिए, द कॉन्टैक्ट रेशियो फॉर गियर्स इज, क्या होता है, 0 होता ही नहीं है, 1 से कम तो रखना ही नहीं है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इंपैक्ट, वाइब्रेशंस एंड नॉइज, इसलिए 1 से 3 के बीच लाई करता है। देखिए 1 से बड़ा होना चाहिए कॉन्टैक्ट रेशियो, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 से बड़ा। अब फर्दर, फॉर कॉन्टिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एटलीस्ट one tooth of one wheel must be in contact with another tooth of the second wheel, therefore n must be greater than unity। जनरली वही मैंने बताया कि एनसीआर टाइप के गियर्स होते हैं जिसमें जो 1 से लेकर 1.6 के बीच जो प्रैक्टिकल वर्किंग रेंज होती है इतनी होती है। ठीक है, इफ n लाइज बिटवीन 1 to 2, इसका क्या मतलब है, सुनिए, इसका मतलब सुनिएगा कि अगर कॉन्टैक्ट रेशियो, जैसे अगर मैंने बोला कॉन्टैक्ट रेशियो 2 है, ठीक है, इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो एक टीथ है वो किसी 2 पेयर के साथ कांटेक्ट में है, 2 टीथ के साथ। लेकिन अगर ये 1 से 2 के बाद आता है, 1 से 2 के बीच आता है, इफ n, जो कि कांटेक्ट रेशियो, यहां पर n का मतलब क्या है, कांटेक्ट रेशियो, इफ n लाइज बिटवीन 1 to 2, अगर n 1 से 2 के बीच लाई करे तब क्या मतलब होगा, द नंबर ऑफ टीथ इन कॉन्टेक्ट एट एनी टाइम विल नॉट बी लेस देन 1 एंड नेवर मोर देन 2। जनरली 1 होना चाहिए 1 से 2 के बीच, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ n इज 1.6, कह रहा है मान लो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, अगर n की वैल्यू 1.6 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ 1 पेयर ऑफ टीथ आर ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस 0.6, 1.6 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 0.6, तो एक पेयर तो पूरा का पूरा कांटेक्ट में है ही और साथ में है, वेयर एज 2 पेयर्स ऑफ टीथ आर इन कांटेक्ट फॉर 60% ऑफ द टाइम। मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने जा रहा हूं, इसको मैं रफ करके वापस से साफ साफ लिखता हूं। अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 1.6 है तो इसको मैं 1 प्लस 0.6 लिख सकता हूं। इसका मतलब कि 1 पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट, कि 1 पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट तो है ही, मान लीजिए जो 1 पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट है, दैट कॉन्टैक्ट मतलब जो पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट था वो लेट्स से 5 सेकंड के लिए था, कि 5 सेकंड के लिए 2 टीथ आपस में है और कांटेक्ट में रहे, तो 5 सेकंड के लिए एक पेयर ऑफ टीथ तो पूरा का पूरा कांटेक्ट में है ही, लेकिन साथ में 60, ये जो 0.6 आया ना, ये हमें बता रहा है 60%, कि 60% ऑफ द टाइम, मतलब अगर हम 5 का 60% निकाल लें तो 5 का 60% कितना हो जाएगा, 3 सेकंड आया ना, कि 5 सेकंड तक 1 पेयर ऑफ कांटेक्ट तो था ही, साथ में इस 60% ऑफ टाइम, 60% ऑफ टाइम में आपको एग्जांपल के लिए मैंने माना कि लेट से 5 सेकंड के लिए कांटेक्ट में थे, तो 60% ऑफ द टाइम क्या हो जाएगा, 3 सेकंड, कि उस 3 सेकंड के लिए एक दूसरा पेयर भी था जो कांटेक्ट में था। बात समझ पा रहे हैं, 5 सेकंड के लिए एक पेयर ऑफ जो टीथ है वो तो कांटेक्ट में है ही, साथ में उस दौरान 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड में 3 सेकंड के लिए एक दूसरा पेयर भी था, मतलब ये वाली कंडीशन हो गई ऐसे कि एक पेयर ऑफ टीथ तो कांटेक्ट में है ही, लेकिन 3 सेकंड के लिए एक दूसरा पेयर भी इसके साथ कांटेक्ट में था। ये जो दूसरा आ रहा है ये उंगली, ये 3 सेकंड के लिए इसके साथ भी कांटेक्ट में था। बात समझ गया कांटेक्ट रेशियो का। तो अगर कांटेक्ट रेशियो 1 से बीच में या डेसिमल में आता है तो उसका क्या मतलब हुआ, कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.6, कि एक पेयर ऑफ कांटेक्ट तो है ही, लेकिन 60% ऑफ द टाइम देयर इज अनदर टीथ ऑफ सेकंड पेयर इज इन कांटेक्ट। ठीक है, वही लिखा हुआ है, 1 पेयर ऑफ टीथ आर ऑलवेज इन कांटेक्ट, वो तो हमेशा है ही पूरे 5 सेकंड के दौरान, वेयर एज 2 पेयर्स ऑफ टीथ आर इन कांटेक्ट फॉर 60% ऑफ द। क्लियर है पॉइंट? ठीक, अब इंटरफेरेंस का एक टॉपिक बचा हुआ है,
ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हमने पढ़ा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट रेशियो। इसको आप रिवाइज करिएगा, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।